नमस्कार। इंडिया आफ्टर 1947 सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक को लेकर बढ़ेंगे वो है भारत की सबसे लंबी चलने वाली इंसर्जेंसी जो आज तक चल रही है और जो आज़ादी से पहले शुरू होती है। हम बात करेंगे नागालैंड की और नागालैंड की होने वाली इंसर्जेंसी की, नागा ट्राइब की बात करेंगे। 2015 में जब भारत म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक करता है, जो कि भारत की एक प्रकार से पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी, वो भी नागालैंड के एक फैक्शन के खिलाफ ही थी। वहाँ पर उसके ठिकानों को तबाह किया जाता है, ऑपरेशन हॉट परस्यूट उसका नाम होता है, और वो बदला लिया जाता है 20 जवानों का जो कि मणिपुर में शहीद होते हैं। तो नागालैंड की ऐसी क्या कहानी है कि नागालैंड के टीमूविया जो एक प्रकार से उनके सेपरेटिस्ट लीडर हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं 2015 में। नागा पीस अकॉर्ड पे साइन भी होता है, लेकिन कोई उसका हल नहीं निकलता, वो आज तक नहीं निकला है। 9 साल होने वाले हैं और वो अपनी जो मांगे एक प्रकार से कि उनका ये अलग से झंडा रहेगा, अलग से उनका इंडिपेंडेंस डे रहेगा, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, सब कुछ उनका अलग रहेगा। तो उनकी जो बात है कि नागाज विल को एग्जिस्ट विद इंडिया एज ए सेपरेट एंटिटीज़, तो बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है नागा का। और उस पूरे कंसेप्ट को हम समझेंगे कि उसमें जो इतिहास है उसका क्या रोल रहा है, और किस प्रकार से जो भारत के 2 पड़ोसी देश हैं उनका क्या रोल रहा है, और पूरी जो हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुई है उसमें किस तरीके से जो नागा की डिमांड है वो जायज़ है, क्या वो पूरी हो सकती है, क्या कभी हो पाएगी, या एक जो फ्यूचर है वो क्या रहेगा। इन सारी बातों को हम पूरी डिटेल में इत्मीनान से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं 1822 के आसपास से, क्योंकि यहीं से एक मॉडर्न समय के मैप मिलने शुरू होते हैं। उससे पहले तो नागालैंड का कहना है कि वहाँ के लोगों का कि हमारा भारत की जो पूरी इतिहास सभ्यता डेवलप हुई है, जो रिलीजन डेवलप हुआ है, जो कल्चर डेवलप हुआ है, जो लैंग्वेज डेवलप हुई है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा सब कुछ अलग है। हमारी जो रेशियल फीचर्स हैं, जो हमारी रेस है, वो भी जो बाकी इंडिया उससे अलग है। हम इंडो मंगोलाइड रेस से बिलोंग करते हैं और हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं। तो उनकी पहली बात ये है, और यहाँ से हवाला शुरू होता है मॉडर्न समय का। तो 1822 का ये मैप है जो बर्मा का है, बर्मीज़ अम्पायर का है। यहाँ पर जो बर्मा है, बर्मीज़ अम्पायर में असम भी है, कचार हिल भी है, मणिपुर भी है, लेकिन नागा का एरिया यहाँ पर अभी अलग ही दिखाया हो। यानी कि बर्मीज़ अम्पायर में भी जो नागा थे, नागा ट्राइब्स थी, वो अलग रह रही थी। उनका कहना है कि हम हमेशा से इंडिपेंडेंट ही रहे हैं। लेकिन फिर पहला एंग्लो बर्मीज़ वार होती है, युद्ध होता है, और वहाँ पर ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ यानडबू 1826 की, जहाँ पर ये सारा एरिया धीरे धीरे अंग्रेज़ों के पास आना शुरू होता है, और अंग्रेज़ धीरे धीरे उनका जो सामना है वो नागा से होना शुरू होता है। तो 1847 में भी उनका एक उनसे टकराव होता है, वहाँ पर भी बहुत एक युद्ध टाइप का होता है। तो ब्रिटेन को समझ में आ जाता है कि ये ट्राइब के साथ इस तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता जैसे हमने पूरे भारत को किया है। तो वो समझने लगते हैं कि यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, और इस चीज़ को उन्होंने बड़े ट्रिक से यूज़ किया। उन्होंने अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च, जो कि एक प्रकार की क्रिश्चियनिटी का ही पार्ट है, उसको उन्होंने वहाँ पर खुला मौका दिया। एक प्रकार की मिशनरी थी। उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन शुरू की, और आज नागालैंड पूरे विश्व में अकेला ऐसा बैप्टिस्ट जगह है जो सबसे ज़्यादा बैप्टिस्ट जहाँ पर रहते हैं। तो लगभग जो सारी नागा ट्राइब है वो बैप्टिस्ट चर्च में या बैप्टिस्ट जो क्रिश्चियन है उसमें कन्वर्ट हो चुकी है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि ओरिजिनल जो रिलीजन था एनिमिज़म उसको अभी फॉलो करते हैं। लेकिन वहीं पर जो उनकी डेवलपमेंट है, अगर देखें, क्रिश्चियनिटी तो उनके पास आई, लेकिन अगर आज भारत के मुकाबले उसको देखें तो वहाँ पर जो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है नागालैंड की, सोचिए ऐसी जगह जहाँ पर इंसर्जेंसी चल रही है सबसे लंबे समय की, वहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जब कोई व्यक्ति पैदा होता है वो कितने साल जीवित रहेगा, वो 75 साल है, जो कि बाकी भारत में केवल 67 ईयर्स है। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जो बच्चा जब पैदा होगा जीवित रहेगा कि नहीं पर हज़ार, भारत में तो अभी 23-24 है, वहाँ पर 3 है। तो जो उनके आंकड़े हैं वो पूरे डेवलप्ड कंट्री वाले हैं, ना कि डेवलपिंग कंट्री वाले, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर इंसर्जेंसी है। तो उसके बाद जब यहाँ पर ऐतिहासिक तौर पर देखें तो 1847 में एक लड़ाई होती है, फिर अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च आती है, धीरे धीरे वहाँ पर वो क्रिश्चियन की उनकी कन्वर्जन शुरू करती है, और वहाँ पर अंग्रेजी मीडियम और ये सारा कुछ वो लागू करते हैं। 1879 में भी कोहिमा के पास एक गांव है खोनमा, बहुत वो उनकी सबसे एक तरीके से वेरिएट ट्राइब मानी जाती है जो कभी नहीं झुकते। 1879 में पहली बार इंग्लैंड ने एक डिप्टी कमिश्नर को वहाँ भेजा नियुक्त करके।
35-40 आदमी भी उसके साथ थे, उन्होंने उन सबको मार दिया, डिप्टी कमिश्नर को पूरे काफिले के साथ। तो 1879 में वार होती है। फिर उसके बाद अंग्रेज और अच्छे समझने लगे कि इनको नहीं छेड़ना, इनके जो कस्टमरी लॉज हैं उनको छोड़ दो, वहीं पर आइसोलेटेड रहने दो। वहीं से एक डेवलपमेंट शुरू होती है जो आज हमारा शेड्यूल 6 है, शेड्यूल 5 है, ये सारी चीज़ें वहीं से ओरिजिन करती है। अंग्रेज़ों से ही हमने धीरे धीरे उसको कैरी किया है। तो ये सारी कहानी चलती रहती है। फिर आता है पहला विश्व युद्ध। जब पहले विश्व युद्ध में नागा जाते हैं, पार्ट लेते हैं, उनको लगता है कि हम ये कौन सी लोगों के लिए लड़ने आ गए, हम तो इन भारतीयों जैसे भी नहीं हैं, हम ना बाकी इंडियन जैसे हैं, ना हम अंग्रेज हैं, ना हमें कुछ लेना है क्या हो रहा है तुर्की में, क्या हो रहा है फ्रांस में, क्या जर्मनी, हमें क्या लेना है, हम कहाँ रह रहे हैं सुकून से। उनका ये कुछ गलत बात हो रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो पढ़े लिखे लोग जो युद्ध में गए और जो और इंटेलेक्चुअल वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे, उन्होंने नागा क्लब की स्थापना की 1918 में, कि हम जो नागा कॉज है उसको आगे बढ़ाएंगे। अपनी जो हमारी डाइवर्सिटी आपस में है, एक्चुअली नागा ट्राइब भी अपने आप में बहुत सारी ट्राइब्स को मिलके बनी है, 19 ट्राइब है, तो उनको एकजुट करेंगे और एक साथ रहेंगे और अपना जो फ्यूचर है उसको आगे प्लान करेंगे। फिर उसके बाद भारत में जो नेशनल मूवमेंट थी वो जोर पकड़ चुकी थी। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे थे और वहीं पर साइमन कमीशन आता है। वही साइमन कमीशन जिसमें लाला लाजपत राय की एक प्रकार से मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। वहाँ पर नागालैंड ने डिमांड रखी कि आप ऐसा करो कि आप उनसे जो बात करनी कर लो, हमसे कोई बात ही ना करो, हमें थोड़ा सा फ्री छोड़ दो, आप बस हमारे बारे में कोई भी फैसला ना करो। और उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 का, उसमें वो पहली बार वहाँ पर कहा जाता है, कंसेप्ट आता है एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया। यहाँ से ये कंसेप्ट शुरू होता है 1935 के एक्ट में। और देखिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, अगर हम ऐतिहासिक तौर पे देखेंगे तो नागालैंड इसी को बेस मान के नागा ट्राइब अपनी डिमांड को करती चली गई। यहाँ पर साफ लिखा है कि कोई भी जो एक्ट होगा फेडरल लेजिस्लेचर का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, और स्टेट लेजिस्लेचर का, वो इस पर अप्लाई नहीं होगा जब तक कि गवर्नर उसको पब्लिकली लागू ना करे। तो गवर्नर को यहाँ पर शक्ति दे दी गई। और गवर्नर कौन था? वो आसाम का गवर्नर था। वो देखेंगे क्योंकि वो आज़ादी के समय ये आसाम का ही पार्ट था। तो आसाम के गवर्नर के पास पावर देखिए क्या दी गई उस एक्ट में, कि गवर्नर जो है इस एरिया को किस तरीके से एडमिनिस्टर करेगा वो उसकी डिस्क्रिशन में है। तो आप यूँ मान के देखें कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है अंग्रेज़ों की, जहाँ पर वायसराय रूल कर रहा है, और एक गवर्नर है आसाम का, वो रूल कर रहा है, और वो सारी पावर यहाँ से गवर्नर को दे दी गई है। और गवर्नर को कहा गया कि आपको जैसे डील करना है कर लो। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश क्राउन ने एक तरीके से पूरी तरीके से हाथ खींच लिया। और इसी बीच में वहाँ पर ये सब एक्ट वगैरह पास हो रहे थे, तो उनको भी तब तक वहाँ पर दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। आज़ाद हिंद फ़ौज ने दिल्ली चलो का नारा दिया। कोहिमा की तरफ सारी जो आज़ाद हिंद फ़ौज थी और जापान की आर्मी चल पड़ती है। और नागालैंड के लोगों ने, कहा जाता है कि युद्ध में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पूरा जो आज़ाद हिंद फ़ौज थी और जो जापानी थे उनकी मदद की, ताकि भारत आज़ाद हो जाए तो उसके बाद जो हमारा फ्यूचर है वो हमें क्लियर होगा। एक्चुअली उनको आज़ाद हिंद फ़ौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ऐसा लगता था कि ये हमारी सारी बातों को मान लेंगे, क्योंकि एक तरीके से ये क्रांतिकारी टाइप के इनका व्यक्तित्व है। तो वहाँ पर बैटल ऑफ कोहिमा होती है, लेकिन अलाइड पावर जीतती है, यानी कि इंग्लैंड जीत जाता है। और बैटल जो ये थी, ये इतनी भीषण बैटल थी क्योंकि वहाँ का टेरेन ऐसा था, नागालैंड की ज्योग्राफी ऐसी है कि वहाँ पर गुरिल्ला वारफेयर होगा, और इसी गुरिल्ला वारफेयर की वजह से ही वो लॉन्गेस्ट इंसर्जेंसी चल रही है। तो ब्रिटेन की जो ग्रेटेस्ट बैटल है उसको कोहिमा की बैटल को माना जाता है। देखिए कितनी बड़ी बैटल रही होगी। पूरे विश्व में वर्ल्ड वॉर हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, लेकिन जो ग्रेटेस्ट बैटल है ब्रिटेन की वो बैटल ऑफ कोहिमा थी। और इसके बाद तो फिर पता ही है कि फिर भारत आज़ादी की तरफ कदम बढ़ा लेता है, सब कुछ डेवलपमेंट होने लगती है, कैसे करेंगे, कौन कहाँ आज़ादी मांग रहा है। 1946 में स्थापना होती है नागा नेशनल काउंसिल की, और यहाँ पर एंट्री होती है अंगामी ट्राइब के जापू फीजो की, जो इनके सबसे बड़े लीडर बन के निकलते हैं। उनकी कहानी को भी देखेंगे, और उससे पहले देखेंगे कि वो सारा डेलीगेशन जो नागा नेशनल काउंसिल थी वो जा के मिलता है अकबर हैदरी से, सर अकबर हैदरी से, जो आसाम के गवर्नर थे। अब हमने बात की है कि आसाम के गवर्नर के पास पूरी पावर थी, वो कैसे करे। अकबर हैदरी ने नागा ट्राइब के साथ समझौता कर लिया, 9 पॉइंट एग्रीमेंट।
उसमें उन्होंने देखिए 26-28 जून 1947 को आज़ादी से पहले उसमें उन्होंने जुडिशियल पावर, एग्जेक्टिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, लैंड पे कैसे रहना है, टैक्सेशन कैसे होगी, बाउंड्रीज कैसे डिफाइन होगी, आर्म्स एक्ट कैसे होगा, इन सब को उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। उन्होंने कह दिया कि जैसा आप कहोगे वैसा मानेंगे। अब ऑफिशियली माना जाए तो जो सर अकबर हैदरी ने किया वो अपनी कम्पिटेंसी में पूरा था, लेकिन अब आने वाली भारत की सरकार मानेगी कि नहीं, पेच यहाँ पर फंस गया। तो पीरियड ऑफ एग्रीमेंट भी उसमें लिखा हुआ है कि 10 सालों तक इस एग्रीमेंट का रखवाला कौन रहेगा, गवर्नर ऑफ आसाम। उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि नागालैंड के लोग चाहते हैं कि इसको एक्सटेंड किया जाए या कोई नया एग्रीमेंट किया जाए। यहाँ पर जो नागालैंड के लोग थे वो दो हिस्सों में बट गए। जो अंगामी ट्राइब थी जिसमें जापू फीजो आते थे, जो कि चाहते थे कि ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, हमें भारत से पूर्ण आज़ादी चाहिए। वहीं पर एक उनका मॉडरेट फैक्शन भी था जिसके लीडर थे टी साखरी। उनका कहना था ऐसी कोई बात नहीं, इसमें कहा गया कि तुम्हारी रक्षा की जाएगी, तुम्हारे कस्टमरी लॉज को अलग रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पेच था वो फंस जाता है। यहाँ पर एक तरीके से वो पूरी आज़ादी की मांग कर देते हैं और 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी घोषित की, नागालैंड ने भी अपनी आज़ादी घोषित कर दी भारत से। तो भारत से एक दिन पहले नागालैंड अपने आप को आज़ाद घोषित कर देता है। तो देखिए किस तरीके से उस वक्त डेवलपमेंट हो रही थी, जिन चीज़ों को आज हम सोच भी नहीं सकते। कितना क्राइसिस उस वक्त था भारत को एकजुट करने में। और यहाँ पर अगर देखें जो हम साइन हो रहा है तो नागा नेशनल काउंसिल और गवर्नर ऑफ आसाम सर अकबर हैदरी में हो रहा है। यहाँ पर ट्राइब्स लिखे हुए हैं, अंगामी ट्राइब्स, कुकी ट्राइब्स। देखिए कुकीज़, मेतीस मणिपुर में, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो कुकीज़ भी एक प्रकार के नागा हैं। तो ये सभी आओज, तो ये सभी नाम लिखे हुए जो ट्राइब वहाँ पर गई थी समझौता करने, लेकिन उसके जो मतलब थे वो अलग अलग निकाले जाते हैं। उसके बाद जो सारी बागडोर थी वो जापू फीजो अपने हाथ में ले लेते हैं। इनका जन्म उसी गांव में हुआ था जिसने अंग्रेज़ों को बहुत सालों तक परेशान किया था, जो कि बहुत बड़ी वैरियर ट्राइब थी, यानी कि खोनोमा, जो कि कोहिमा में है। इन्होंने क्लियरली कह दिया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस से नीचे कुछ भी नहीं, हम और भारत एक साथ रह ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। और उन्होंने एक तरीके से सारी बातों को इग्नोर कर दिया। जवाहरलाल नेहरू के साथ भी मीटिंग होती है, दिल्ली भी जाते हैं, हर तरफ नेहरू का कहना था कि सब कुछ ख्याल रखा जाएगा, इनका कहना था कुछ ना ख्याल रखो, तुम बस चले जाओ, हम अपने आप को संभाल लेंगे। लेकिन भारत ऐसी बातों को मानना नहीं चाहता था। भारत का कहना था ऐसा कुछ नहीं, हम ब्रिटिश इंडिया की जो भी टेरिटरी थी वो सारी टेरिटरी हमारे पास आई है और आपकी टेरिटरी भी हमारे पास है, हम आपकी उस तरीके से रक्षा करेंगे जैसे एक्सक्लूडेड एरिया था, लेकिन उस तरीके से आपको आज़ादी नहीं दे सकते जैसा कि आप मांगते हैं। इसके लिए शेड्यूल 6 और शेड्यूल 5 का निर्माण किया जाएगा, जिसमें आपको पूरी राहत दी जाएगी। और जापू फीजो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। उस वक्त आसाम में ही वो सारा एरिया था जो कि नागाइज वाला। अब यहाँ पर एक और मुश्किल थी। अब जो नागा जो लोग हैं वो केवल उस वक्त तो केवल आसाम था, वहाँ पर आसाम था, लेकिन एट प्रेजेंट जो नागा लोग हैं वो मणिपुर में भी हैं, वो अरुणाचल प्रदेश में भी हैं, और वो आसाम में भी हैं, और म्यांमार में भी हैं। और यहीं पर ये सारा जो मुद्दा है वो उलझ गया आज़ादी के बाद। वो सारे एरिया को वो मांगने लग गए। वो भारत के लिए पॉसिबल नहीं था कि उसको दे दिया जाए। तो भारत ने ये सारी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट बनाई। उसमें आसाम में ही रहने दिया गया नागाइज को, और मणिपुर और त्रिपुरा को पार्ट सी में कर दिया गया। जो छोटी स्टेट थी उनको अलग कर दिया गया। लेकिन जापू फीजो ने कहा इससे कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा शेड्यूल 6-5 अपने पास रखो। भारत ने 371A के अंदर जब नागालैंड की स्टेट भी बनाई गई, उसके अंदर उनको बहुत सारे प्रोविज़न दिए गए हैं कि आपकी इन चीज़ों की रक्षा की जाएगी, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और कहा जाता है कि 1953 के बाद ये मामला ख़राब होना शुरू होता है। 1953 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बर्मीज़ प्राइम मिनिस्टर थे, दोनों व्यक्ति चले जाते हैं कोहिमा में। उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा एक वर्ल्ड लीडर हूँ, पीस का निर्माता बन चुका हूँ। उनको नहीं समझ में आया कि वहाँ पर इशू दूसरा है। बहुत सी गलतियाँ कई बार हो जाती हैं, उनको लगा कि बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि जापू फीजो ने 1951 में एक सेंसक्स करा लिया, एक तरीके से वहाँ पे रेफरेंडम कराया, जिसमें 99.99% लोगों ने कहा है हमें भारत से आज़ादी चाहिए। तो लोग पूरी तरीके से जापू फीजो के साथ थे।
वहाँ पे नेहरू जाते हैं, उनको लेकर जाते हैं, मीटिंग शुरू होती है और ऐसा कहा जाता है, इंदिरा गांधी भी थी उसमें, कि लोगों ने आए और जैसे ही जवाहरलाल नेहरू ने बोलना शुरू किया, लोगों ने अपनी पीठ घुमाई और चलना शुरू किया। और कहा जाता है कि बड़ी अश्लील सी बात है कि उन्होंने अपनी पैंट भी उतार दी कि हम तो जा रहे हैं। तो इस तरीके से हुआ, नेहरू को बहुत बुरा लगा, उन्होंने कहा कि अब ये सिचुएशन हाथ से निकल गई है। वहीं पर जापू फिजो ने अपने आप को दोबारा नागा फेडरल गवर्नमेंट की आज़ादी घोषित कर दी। नागा पार्टी पे, जो नागा नेशनल काउंसिल पे बैन लगा दिया गया और यहाँ से जो मामला था बिल्कुल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और जो मॉडरेट लीडर थे उनके टी साकरी, इनको भी जो जापू फिजो वाला ग्रुप था वो इनकी हत्या कर देता है और वहाँ से मामला जो है और गंभीर हो जाता है। फिर लागू होता है डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, जो कि असम गवर्नमेंट का था, जहाँ पर खूब सारी पावर दी गई थी कि जो गोली चलाएगा उस पर कोई भी केस नहीं चलेगा, गोली चलाने की कंप्लीट पावर दे दी गई थी। इसी का मॉडिफाइड रूप था बाद में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट, जो 1958 में बनता है। तो देखिए सारे जो एक्ट बने ये एक उस नागालैंड की आज़ादी के लिए बनते चले गए। और क्योंकि नागा ट्राइब्स के लोग हर जगह फैले हुए हैं और ये मामले को कॉम्प्लिकेट करता चला गया। तो अब भी जो मणिपुर में लड़ाई हुई मेती और कुकी की, आप सोचिए वो भी अभी नागालैंड की उसी डिमांड के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि कुकी लोग नागा जो एक ट्राइब है, बड़ा ग्रुप है, उसका पार्ट है। तो जापू फिजो को धीरे धीरे लगता रहता है कि अब जो मामला है वो कॉम्प्लिकेट हो रहा है, क्योंकि भारत सरकार लगभग पूरी आर्मी का यूज़ कर रही है और नागालैंड के लिए अकेले इस चीज़ को लड़ना उनके लिए, जापू फिजो के लिए पॉसिबल नहीं था। और इसी बीच नेहरू ने कहा कि हम इसको अलग स्टेट ही बना देंगे, तुम अलग देश मांग रहे हो, हम स्टेट बना देते हैं। 1963 में नागालैंड को अलग स्टेट बना दिया गया। और उससे पहले ही जापू फिजो हमारे पक्के दुश्मन ईस्ट पाकिस्तान से होते हुए पहुंच जाते हैं स्विट्ज़रलैंड, वहाँ से अपीयर होते हैं सीधा लंदन में। वो कहते हैं कि देखो हम क्रिश्चियन हैं तो हमारे ऊपर ऐसा किया जा रहा है, हम नागा ट्राइब के लोग हैं, हम अलग हैं। तो अपने लिए वो पूरी सहानुभूति बटोरते हैं। देखिए कहीं हद तक हम ये नहीं कह सकते कि नागालैंड के लोग बात गलत कह रहे हैं, बात वो अपनी जगह ठीक कह रहे थे कि भाई उनकी अलग एक कल्चरल उनकी पहचान है, उसको अलग रखा जाए। अब वो किस हद तक रखा जाए वो दो लोगों के बीच का मामला है कि कहाँ तक उनकी बात मानी जाएगी। तो वो चले जाते हैं वहाँ पर। पूरा ब्रिटेन का जो मीडिया था वो तो उनके पीछे लग जाता है, उनको लगता है कि बहुत ये तो गलत कर रहा है इंडिया। यहाँ से नेहरू वगैरह कहते हैं कि नहीं भाई हमने तो सब खत्म कर दिया, तो पीसफुल हो गया है। उसके बाद जापू हुए जो बेचारे वहीं रहते हैं, बाद में उनका देहांत हो जाता है इंग्लैंड में ही। वो कभी उनका जो सपना था वो पूरा हो नहीं पाता। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, अब बात आएगी पड़ोसी देशों की। क्योंकि 1960 के दशक में जब नागालैंड बना, उससे पहले भारत ने चाइना के साथ एक युद्ध कर लिया था। भारत की उसमें लगभग हार हो गई थी। वहाँ पर कम्युनिज्म, सोशलिज्म जोर शोर से आगे बढ़ रहा था। उसी फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने भी 1965 में युद्ध कर लिया। तो देखिए जब एक देश पहले ही वहाँ पर परेशान है, उसी एरिया में चीज़ों को स्ट्रेटजिकली सोचिए। वो आज इतिहास नहीं है, वो तब की उनकी एक प्लानिंग थी कि वही एरिया जहाँ पर नागा इंसर्जेंसी चल रही है, वहीं पर वो हमला कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। वहीं पर भारत को हराना चाहते हैं। इधर से पाकिस्तान 2 साल के बाद बॉर्डर खोल रहा है। तो जो नागा इंसर्जेंट थे उनको लगा कि चाइना बढ़िया आदमी है, क्योंकि ये भारत को हरा दिया इसने, हमारे पास अब मौका है। वो चले जाते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग लेने। और उनके दो लीडर, जिनके ऊपर बाद की सारी कहानी अगर कहें तो जो उसके बाद जापू फिजो के बाद जो संभालते हैं वो ये 3 लोग हैं। इसाक चिसीसू, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है। टी मूविया, जो अभी भी जीवित हैं और यही हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ जाकर नागा पीस अकॉर्ड पे साइन करते हैं। और ये है एसएस खापलांग, इनकी भी 2017 में मृत्यु हो जाती। तो इन 3 लोगों ने लगभग बाद में सारी जो नागालैंड की मूवमेंट थी उसको कैरी किया। और टी मूविया तो स्पेशली कहते थे कि चाइना जाएंगे, उनसे ही हम सारा कुछ सीख के आएंगे। वहाँ पर जाके इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह भी ली। चाइना ने पूरी मदद की। चाइना का बहुत अच्छी बात है, आओ हमारे पास, जिसको जिसको आना आओ, और जो यहाँ पर नहीं आ पाएगा उसको हम पाकिस्तान में भी भेज देंगे, वहाँ पर भी खुली ट्रेनिंग दी जा रही है। तो उसके बाद भारत सरकार शिलोंग एग्रीमेंट साइन करती है। यहाँ पर भी वही बातें थी कि पीसफुल रहेंगे, आराम से रख के। लेकिन नागा नेशनल काउंसिल के साथ ये समझौता होता है। लेकिन जो इसाक और टी मूविया थे, ये कहते हैं कि ये फालतू बात है, इस बात से हम एग्री नहीं कर रहे। हमारे जो जापू फिजो हैं वो वहाँ चले गए बाहर
अभी तक वो लीडर इन एक्साइल है, और वो अलग है, वो हमारे प्रधानमंत्री है नागा फेडरल गवर्नमेंट के, हमारी आर्मी के वो कमांडर इन चीफ है और वो बाहर हैं। हम ऐसे अकॉर्ड को नहीं मानते और वहाँ पर होती है डिवीज़न। तो 1980 में नागा नेशनल काउंसिल से डेवलपमेंट से टूटकर बनती है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम। देखिए यहाँ पर सोशलिस्ट शब्द आ गया तो इसका मतलब अब रोल चाइना का आ चुका है। तो NCCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड या नागालिम भी कहा जाता है। तो उसके जो चेयरमैन रहते हैं वो इसाक सिवू रहते हैं। उसके बाद 1988 में इसमें फिर दो फाड़ होते हैं, एक सेक्शन बन जाता है NCCN IM इसाक मुवियागुट और एक NSCN खापलांग। यहाँ पर मज़ेदार बात ये जो खापलांग है जिनकी हम बात कर रहे थे, ये म्यांमार में रहते थे, म्यांमार में इनका एरिया था, ये वहाँ से लड़ाई लड़ रहे थे। जिस पर हमला किया जाता है सर्जिकल स्ट्राइक, वो इनका गुट था, इनके ऊपर किया जाता है। तो ये वहाँ से लड़ाई लड़ रहे थे, ये यहाँ से लड़ाई लग रहे थे, और इन दोनों को बनाना था ग्रेटर नागालिम कि ऐसा राज्य जो इस सारे एरिया को एकजुट कर सके। तो देखिए कहाँ तक इनकी प्लानिंग थी, प्लानिंग है। तो ये सारा काम चलता रहता है यहाँ पर। फिर उसके बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ती। 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, वो जाकर लंदन में मिलते हैं जापू फीजू से, लेकिन हल होता नहीं है क्योंकि वो जो डिमांड है वो भारत उस चीज़ को दे नहीं सकता। उसके बाद फिर 1997 में जाके एक बार सीज फायर एग्रीमेंट होता है दोनों गुटों के साथ, जो नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम IM ग्रुप है और जो खापलांग ग्रुप है, दोनों के साथ होता है और वो कैरी होता रहता है। जो IM ग्रुप के साथ है वो तो आज भी चल रहा है, खापलांग के साथ 2015 में टूटता है, तभी वो हमला करते हैं और फिर उनके ऊपर हमला किया जाता है। तो ये देखिए इतिहास कहाँ तक लेकर पहुँचा उसको। तो ये इनकी अब मृत्यु हो गई है, ये आखिरी टाइम तक अपने चेयरमैन रहते हैं उसके, यही सारे करता धरता थे। उसके बाद 2015 में भारत सरकार एक एग्रीमेंट साइन करती है, पीस अकॉर्ड जिसकी हमने बात की थी। वहाँ पर टी मूविया थे, ये प्रेजेंट रहते हैं और ये साइन करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ बात बनती नहीं है। पीस अकॉर्ड को रिलीज़ किया नहीं जाता 2015 में, और ये बात क्लियर नहीं की जाती कि पीस अकॉर्ड में हुआ क्या है। और इस बात को जो नागा गुट है उन्होंने सोचा कि इस चीज़ को मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्योंकि 2017 में जो इनके लीडर है इसाक, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनका कहना है कि उनकी मृत्यु के बाद आप जानबूझ के उसको डिले कर रहे हो ताकि जो नए लोग उभर के आएंगे वो आपकी बातों को मान लें, क्योंकि हम पुराने लोग हैं, हम तो अपने विचारों पर वहीं पर अडिग हैं, हमें तो अलग नागालैंड चाहिए। हम तो ये कहने आए हैं कि आपके साथ हम संधि करेंगे, कोएग्जिस्ट करेंगे, लेकिन दो संप्रभु राज्यों की तरह, अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपने फ्लैग की तरह। तो यहाँ पर देखिए नागा ग्रुप का कहना है कि जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, 2015 का जो एग्रीमेंट है उसको वो डिल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका जो इसमें एक उन्होंने विलन बनाया है, वो बनाया है जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं R रवि या T रवि उनका नाम है। तो वो यहाँ पर बीच में थे इंटरमीडिएटर। उनका कहना है कि उन्होंने सारा ख़राब किया है, वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने जो हमसे बात की वो कुछ और की, आपसे बात कुछ और की, और बीच में आके हमसे साइन करा दी और बाद में मुकर गए। और यहाँ पर सारा ये पेज फंसा हुआ है। तो अब जो टी मूवियाँ हैं देखिए वो भी बुजुर्ग हो रहे हैं, सक्सेसर की लड़ाई ना हो इसलिए उन्होंने पहले ही जो नागा आर्मी चीफ थे पहले, उनको अपना सक्सेसर घोषित कर दिया है। VS एटैम उनका नाम है। वहाँ पर वो अभी भी अपनी उसी लड़ाई की तरफ कि हमारा जो नागालैंड का अलग से झंडा होगा, सभी नागा लोग ग्रेटर नागालिम, देखिए डिमांड म्यांमार का एरिया, नागालैंड का एरिया, मणिपुर का, असम का, अरुणाचल प्रदेश का, ये सारा एरिया हमें दे दिया जाए, उसके बाद हमारी जो डिमांड है वो पूरी होगी। एटलीस्ट ग्रेटर नागालिम दिया जाए। अब वो जो बाकी स्टेट है वो कह रहे हैं कि फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास क्या बचेगा। तो मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तक भी यहाँ पर उस तरीके से पीस नहीं हुई है, शांति नहीं हुई है, गुट अपनी अपनी मांगों पे लगे हुए हैं। और भारत सरकार ग्रेटर नागालिम, अलग कॉन्स्टिट्यूशन, सोवेरियन पावर, नेशनल फ्लैग देने के लिए राजी नहीं है। और उसमें देखिए एक बात और हुई पूरे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बाद, 2017 में इस एक्ट की उनकी मृत्यु होती है और 2019 में भारत सरकार जम्मू कश्मीर में जो अलग से झंडा था उसको भी ख़त्म कर देती है। अब इनको लग रहा है कि अगर भारत सरकार उस राज्य का भी झंडा छीन सकती है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था
तो हमें बिल्कुल भी नहीं देगी। तो ये थी पूरी कहानी नागा इंसर्जेंसी की, नागालैंड की, जो अपने आप को आज़ाद रखने के लिए एटलीस्ट कम से कम नहीं तो 75 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। लंबी इंसर्जेंसी है, अभी भी वो बंद नहीं हुई है। और 14 अगस्त 1947 को वो आज़ाद हो गए, अपने आप को मानते हैं और आज भी वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इतिहास के टॉपिक के साथ, जिसने भारत के जो आधुनिक इतिहास है उसको एक अलग आयाम, अलग गति प्रदान की है। तब तक के लिए धन्यवाद।